दर्शकों नमस्कार। सभी नाज़रीन को सैयद इब्नुल हसन खालिद बसरी का सलाम मौजूद। कहा जाता है जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। हरतोष बिहारी एक ऐसे सरगर्म सामाजिक कारकुन है, एक ऐसे लीडर है जिनके बारे में ये बात अगर कही जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कभी किसी को अस्पताल में मदद करना हो, हरतोष बिहारी की न्यूज है। पत्रकारों का एक ग्रुप स्टेशन पर खड़ा है, बैठने की जगह नहीं है, लेकिन वीआईपी लॉन्जिंग खुलवा देंगे। इन्होंने उन्हें वहां पर चलवा दिया, जगह दिलवाई, उनके लिए हर सेवा प्रस्तुत की जो ये कर सकते थे। एक वृद्धा को स्टेशन चौक पर कुछ लोग जुल्म कर रहे हैं, उसको जुल्म से बचाने के लिए हरतोष बिहारी आगे आए। बहुत सारे पत्रकारों की इन्होंने सेवा भी की है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने मदद पहुंचाई। कभी कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज भी कराया। खुद हमारे ऊपर बीती हुई बात, हमारी भी सहायता हुई। अलावा इसके और लोग भी इनके पास पहुंचे, हर तरह की परेशानियों से लोगों को निजात दिलाने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की है, दिन रात काम किया है। 90 के दशक से ये सियासत और समाजिक सरगर्मियों में जुड़े रहे। जो इनको लाने वाले थे वो भागलपुर में ही रह गए, लेकिन ये जनाब दिल्ली में पहुंचे। बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन कहा जाता है कि जो मेहनत करता है उसे ही उसका फल भी मिलता है। हरतोष बिहारी इसकी मिसाल है। इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन आज ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बिहार और झारखंड के संयोजक है। इतना बड़ा भरोसा एक ऐसे संगठन ने इनके ऊपर किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसकी वजह क्या है? आइए हरतोष बिहारी से पूछते हैं। तो जनाब हरतोष बिहारी साहब, खबर और नजर में आपका स्वागत है। ये बताइए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो स्टेट का संयोजक आपको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बनाया, आखिर इसकी वजह क्या? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको और आपके कैमरा पर्सन सभी को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि आपका ये चैनल आवाम की खिदमत में, आवाम को सच दिखाने में जो अग्रणीय भूमिका इस जिला के अंदर निभा रहा है, आने वाले वक्त में आप राज्य स्तर तक और देश स्तर तक आपके चैनल पहुंचे, ऐसी मेरी आपके लिए हमारे जो पीरो मुर्शिद भागलपुर की सरजमीन पर हजरत शहबाज रहमतुल्लाह, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि दुआ करें आपके लिए और मेरी भी दुआ है आपके लिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, वो दुआ जो उनकी हम सबके साथ है, अहले भागलपुर के साथ है, पूरा मशरक़ी बिहार, बंगाल, सारा उनका इलाका है। यहाँ तक कि शहजादा खुर्रम भी उनकी दुआ से ही बादशाह बना। हम ये जान रहे हैं कि आपके ऊपर तो उनका फैज़ खास है, उन्होंने आपको नवाज दिया है, लेकिन इस वक्त मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जो जिम्मेदारी आपको सौंपी है, उस जिम्मेदारी के ताल्लुक से मैं पूछ रहा हूँ कि ये दो स्टेट की जिम्मेदारी आखिर आपको क्यों और किस तरह मिली? देखिए, मैं लगातार अपने छात्र जीवन से कि ये निर्णय ले लिया था कि मुझे सामाजिक काम करना है। बहुत सारे लोग बचपन में सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं कोई ऑफिसर बन करके पैसा कमाऊंगा। मैं जब स्कूल में दाखिला लेने के लिए गया था, उस समय से ही, शायद आपको मेरी ये बात अच्छी लगे या फिर यकीन करें, मैंने शुरू से ही अपने जीवन में ये सोच लिया था कि मुझे सामाजिक काम करना है, क्योंकि मैंने समाज में ऐसे लोगों को देखा जिन लोगों का लोग नारा लगा रहे हैं। तो मुझे लगा कि आखिर इन्होंने क्या काम किया है जो इनका लोग नारा लगा रहे हैं। तो हमारे दादा जो भारत में उस समय अंग्रेजों की हुकूमत में वो सूबेदार के पद पर थे,
फिर उन्होंने क्रांतिकारी के रूप में आने के लिए उस पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा जो लोग समाज में अच्छा काम करते हैं तो समाज के लोग उनके नाम का नारा भी लगाते हैं, लोग उनको इज्जत भी देते हैं। तब से मैं, और हमारा जो गांव है, मैं तो किसान परिवार से भी, हमारा गांव इंग्लिश चिचरौन आज भी मुसलमानों की बस्ती के अगल बगल दलितों का गांव है। हमारे दादा ने हमेशा जो दलित समाज के लोग हैं उनको सम्मान देने का काम किया। वहां से मैंने एक लेसन सीखा, जो सामाजिक समानता का एक भाव मेरे अंदर आया। मैंने कभी किसी के अंदर ऊंच नीच, जाति भेदभाव, धार्मिक भेदभाव कभी नहीं किया। ये सीख मुझे अपने परिवार से मिला और वहां से ही मैंने ये इरादा कर लिया था कि मुझे सामाजिक काम में जाना है। जब मैंने मैट्रिक पास किया तब से मैं छात्र जीवन से ही मैं सामाजिक काम में और राजनीतिक काम में लग गया। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में आने के पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था। मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का नगर अध्यक्ष रहा, जिला का अध्यक्ष रहा। युवा मोर्चा में शायद ही कोई शहरवाज हुसैन जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह रहे, वो युवा मोर्चा के कार्य समिति सदस्य बने थे। बिहार से युवा मोर्चा में कार्य समिति सदस्य बनने का प्रदेश में मुझे भी सौभाग्य मिला। मैं बिहार प्रदेश में मंत्री रहा। उसके बाद मुझे इंद्रेश जी के सानिध्य में, जो एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं, इस देश के अंदर मुसलमानों से ज्यादा मुसलमानों के लिए सोचने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर इंद्रेश कुमार, जिसने मुसलमानों की तालीम के बारे में सोचा, जिसने मुसलमानों की तरक्की के बारे में सोचा, जिसने मुसलमानों के व्यापार के बारे में सोचा। ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होकर के मैंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ज्वाइन किया और मैं भागलपुर जिला का संयोजक बना। फिर मुझे भागलपुर नौगछिया का संयुक्त संयोजक बनाया गया। फिर मुझे प्रदेश का सह संयोजक बनाया गया। और मैं वो खुशनसीब अपने आप को समझता हूं कि कलियर शरीफ की धरती पर और मजार के जियारत करके वापस आने के जस्ट बाद मेरी घोषणा माननीय इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि अल्तमश बिहारी अब बिहार प्रदेश के संयोजक होंगे। मुझे लगा कि उस वक्त मेरा उम्र, हमें लगता है आज से और 7-8 साल कम था। का जो भी लोग थे संगठन में वो लोग काफी उम्रदराज लोग थे। फिर भी उन्होंने मुझ पर जो भरोसा किया, उस भरोसे का मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी पारखी नजर ने मुझे पहचाना कि अगर मैं अल्तमश में जिम्मेदारी दूं तो यह काम वो बखूबी कर सकता है। उनकी ताकत से, उनके हौसले से, उनके बताए हुए मार्ग पर मैं लगातार चलता रहा और संगठन के लिए काम करता हूं। उन्होंने कई ऐसी तहरीक चलाई। एक बात ये बताइए कि इस वक्त मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आपको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी है और किन किन जिम्मेदारियों को आप निभा चुके हैं? देखिए, जब मैं प्रदेश संयोजक था उस समय में हम लोगों ने धारा 370 समाप्त कराने के लिए कश्मीर के लोग जो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 मिनट का वक्त लेता हूं। धारा 370 पर, धारा 370 के माने लोग समझ रहे थे कि ये मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया हुआ काम है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने हमेशा मुसलमान को बरगलाने का काम किया, छोटी मोटी बातों में उलझाने का काम किया। सब धारा 370 से मुसलमानों का विकास रुका हुआ था। अगर खालिद मसरी हो या कोई कुंदन सिंह हो, अगर उसकी नौकरी कश्मीर में है तो धारा 370 जब तक वहां था वो अपने बच्चे को मैट्रिक से ऊपर उस राज्य में नहीं पढ़ा सकता था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंजर आलम हो, चाहे वो गुनेश्वर सिंह हो, वो अगर मेडिकल कॉलेज वहां खोलना चाहता है कश्मीर में, धारा 370 लगेंगे तो वो 20 साल के लिए ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां कर सकता है। 20 साल के बाद उसको ले जाना है कहां वो जाने। तो 20 साल के लिए कोई व्यक्ति लाखों रुपया, करोड़ों रुपया या शैक्षणिक संस्थान में हो, व्यापारिक संस्थान में हो, नहीं लगा रहा है। लेकिन
हम लोगों ने इस पीड़ा को समझा, कश्मीर के अंदर लोगों की पीड़ा को समझा। कश्मीर के लोग शॉल बेचने के लिए, कपड़ा बेचने के लिए, बेचारे अच्छे खूबसूरत युवक रिक्शे पर अपना कपड़ा चल धो रहे हैं इस राज्य में आकर के। ऐसे लोगों को देख करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि कश्मीर के लोगों को कश्मीर के अंदर ही रोजगार मिलना चाहिए, उनके लिए कॉलेज होना चाहिए, उनके लिए व्यापार का केंद्र होना चाहिए। तो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें हमारा साथ दिया, जबकि हम लोगों ने धारा 370 के खिलाफ, जब हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, पंजाब से, पूरे देश के अंदर से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने धारा 370 के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चला करके हमारे माननीय नरेश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रणब मुखर्जी से मिल करके उनको देने का काम किया। देश के अंदर जब कभी भी कोई त्योहार आता था, चुनाव आता था, एक मुद्दा बना हुआ था राम मंदिर। हमारे मुस्लिम समाज के लोग आज राम मंदिर का जुलूस निकलने वाला, कहीं नहीं जाना, कोई सफर नहीं करता, कोई अगर कहीं दूसरे राज्य में कमाने खाने गया हुआ है तो उसकी माँ बाप चिंता में है कि अब राम मंदिर का जुलूस निकलने वाला है। हम लोगों ने अपने माध्यम से राम मंदिर के निर्माण में समर्थन करते हुए सरकार को हस्ताक्षर करके दिया और सरकार ने इस मामले को कोर्ट के माध्यम से हल कराने का काम किया। आज कम से कम जो एक देश के अंदर बड़ा मुद्दा था, जिस पर हमेशा हिंदू मुसलमान जो आपस में सब दिन भाई भाई रहते थे, जब कोर्ट का डेट आ रहा है तो वहां यूपी में इकबाल अंसारी भी परेशान है, अब भागलपुर में अल्तमश बिहारी भी परेशान तो अभी भी लोग हैं। वक्त के मुद्दे को लेकर के आप क्या कहेंगे? सर परेशान नहीं है, ये बोलिए कि गरीब का बच्चा आंदोलन कर रहा है और जो वक्फ के पैसे से कमा करके अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजे हुए, इसी चीज को तो हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मुसलमानों के बीच जाकर करना चाहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि हमारा कोई सियासी काम है, मैं सियासी काम में भाग नहीं लेता हूं, मैं राष्ट्र निर्माण के काम में जुटा हूं। राष्ट्र के अंदर मुसलमानों का कैसे विकास होगा, जिस तरह अब्राहम लिंकन ने डिफिनेशन दिया था डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों का डिफिनेशन उसी से मिलता जुलता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिम मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। आप तो कहते हैं कि हम सियासत से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन राजनीति की बातें भी आप खूब करते हैं, क्या कहना? कौन सी राजनीति की बात? सर अगर वक्फ बिल से मुसलमानों का मास लेवल पर भरा हो, अगर हम उसमें भागीदारी निभाते हैं तो उसमें सियासत की बात कहाँ है? हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा दिन पहले आप कांग्रेस को कोस रहे थे और कल मैंने कांग्रेस के लीडर का इंटरव्यू किया, वो बीजेपी वालों को कोस रहे हैं, सब उनको बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है बीजेपी ने हमारी 50 सीटें चुरा ली हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सीट चोरी कैसे होती है, आप भी बताइए। देखिए कांग्रेस वाले जो भी हों, हमारे अगर वो भाई हों कांग्रेसी जो भी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस का जो निर्माण हुआ वो देश की आजादी के लिए हुआ। जब देश आजाद हो गया तो कांग्रेस का कोई काम ही नहीं है, एक ही परिवार के लोग राजा बनते चले आ रहे और अभी भी उसी परिवार के एक सदस्य को लोग राजा बनाने के लिए परेशान है। गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला, जिसकी मां दूसरे के घर में झाड़ू बर्तन करती थी, उसका बेटा अगर आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है तो आप अपने समाज से देख लीजिए ना। कोई गरीब का बेटा अगर IAS कर जाता है तो लोग उसकी बात को दबा देते हैं, और वही गरीब का बेटा अगर कहीं नकली माने बेबुनियाद आरोप में फंस जाता है तो लोग पूरे मोहल्ले में अखबार लेके घूमते हैं, आज तो फलाने का बेटा फंस गया। देखो अंदर से बहुत मामला गंभीर था, समझ नहीं रहे। ये जब से दुनिया बना है तब से ये परंपरा, गुरु द्रोणाचार्य का मामला हो, चाहे आज के नरेंद्र मोदी का मामला हो, ये चलता रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो फिर रुक क्या सकता है? बस देश के अंदर देश का विकास हो, मुसलमानों का विकास हो। आप CAA NRC पर तो हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जिस कांग्रेस को मुसलमानों ने एक मुफ्त वोट दिया,
आजादी के बाद से उस कांग्रेस ने हमें इतना मजबूत भी नहीं बनाया, इतना भी मेरी आइडेंटिटी को इस देश में मजबूत नहीं किया। ये आज सबसे ज्यादा डरे हुए हम हैं। कबीरपुर में भी देख रहे थे एक वक्त में शाहीन बाग बन रहा, हबीबपुर में शाहीन बाग बन रहा, भागलपुर में शाहीन बाग बन रहा, दिल्ली के शाहीन बाग बन रहे। क्यों बन रहे भाई? और जो बच्चे उस आंदोलन में जेल गए और जिन लोगों ने इन बच्चों को शाहीन बाग बनाकर बैठाया, आज उसका पूछने के लिए कोई डर है क्या? आज वो खुद पैसा कमा के लाता और केस लड़ता। वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग वक्फ के पैसे पर शासन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और हमारे जैसे गरीब का बच्चा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। कल अगर वो जेल जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं। आप मुसलमानों की हिदैशी होने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ये बता दीजिए कि भागलपुर के अंदर कितने मुसलमानों का अब तक आप भला कर पाए? देखिए, न सिर्फ मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का भी बताइए आप, और पूरी भागलपुर की जो आबादी है सारे लोगों को ले लीजिए। सर मैं अगर दो बात आपको बता दी, अभी जो वर्तमान 2 महीना पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बच्चे जब जिनका तालु और होंठ कटा होता है, ऐसे बच्चों का, और उसमें एक बड़े का, वो दलित समाज के दास जाति से आता है, उसका उम्र लगभग 38 साल है, घर खरीक है, आप जाकर के पता लगा सकते हैं। उसका नाम था विनोद दास। जब मैं उसके आवास पर पहुंचा कि मैं इसका ऑपरेशन करवा के इसका होंठ सही करवाऊंगा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि भैया करवा दीजिए, सब हमको फोनमा की जनानी कहता है। और आज आप जाके देखिए उस विनोद दास को, कल का विनोद दास, आज का विनोद दास। हबीबपुर के अंदर अनजान नगर में एक छोटी सी मासूम बच्ची, साहेबगंज के अंदर मुसलमानों की बच्ची, साहेबगंज, ये छोटी साहेबगंज, चले जाइए बता देंगे। मैं कोई हवाई बात नहीं करता हूं, मैं हर जगह खड़ा रहता हूं सर। जब बच्चे का पैर कटा था ना रेल स्टेशन में, तो कांग्रेस के बड़े लोगों ने रेलगाड़ी खुलवाने का काम किया था और अल्तमश बिहारी ने उस पैर कटे बच्चे के गार्जियन को बुला के डीआरएम को भागलपुर बुलाने का काम किया था। लेकिन उस समय वो बड़े लोग हमारा साथ नहीं दिए, उल्टे उस गरीब को डरा दिए, जिसके कारण उसको मुआवजा नहीं मिल पाए। अल्तमश बिहारी नाम है मेरा। इस धरती पर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता हूँ। जो पूछिएगा बोलेंगे। चलिए ये बता दीजिए, ये तो चुनावी वर्ष है, 2025 को लेकर के चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। जून की तपिश, गर्मी भी उतनी नहीं है जितनी चुनावी गर्मी है। 2025 में एनडीए की तरफ आपका रुझान है, झुकाव है, एनडीए का क्या हिसाब किताब रहने वाला है? देखिए, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के समर्पण में जो राजनीतिक पार्टी काम करेगी और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद अख्तर, जो हमारे अभी भारत सरकार के अल्पसंख्यक शैक्षणिक के नजरिए से, संस्थान आयोग के, आपके नजरिए से राष्ट्र के निर्माण में अभी कौन सी राजनीतिक पार्टी लगी है, ये भी व्याख्या कर दीजिए ठीक से। आप देख लीजिए। एक थे राष्ट्र विरोधी पार्टी के लोग, जो लोगों का पहचान नहीं बना सके, कि वो आज भी एनआरसी से डर रहे हैं। और ये राष्ट्र निर्माण वाली वर्तमान सरकार है, जो लोगों को एनआरसी को ला करके उनके सारे कागज को मजबूत करा दिया, लोगों को जगा दिया। आज मुसलमान जग गए, जहां जहां उनका खाता बही इधर उधर बिखरा हुआ था, उसको उन्होंने समेट करके अपने आप को देश के अंदर मजबूत करने का काम किया। आज ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने की तरफ हैं, आज ज्यादा से ज्यादा आईएएस बन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हर जगह रोजगार में जुड़ रहे हैं। सरकार जो है, ये सरकार, एक समय था जब किसी विशेष जाति के लिए सुविधा दी जाती, ये सरकार देखिए अगर पिछड़ों को दे रही है, अगड़ों को भी दे रही। जो अगले समाज के लोग गरीब हो चुके हैं, मकान बहुत बढ़िया है लेकिन पेंट कराने का पैसा नहीं है,
उनके बच्चे कहीं दूसरे शहर में जाकर के किसी मॉल में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वज इतने बड़े रहे कि वो भागलपुर या अपने शहर के मॉल में काम नहीं कर सकता। वैसे लड़कों को 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के आधार पर दे करके आज काफी लोग सक्सेस हो रहे, काफी पढ़ाई मार रहा है। चलिए यही बता दीजिए कि 2025 की चुनावी सरगर्मी में क्या होने वाला है? एक तरफा मामला चल रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब लड़कियां साइकिल चलाते हुए सड़कों पर निकलती है तो विकास नजर आता है। जब खेत में काम करने वाली लड़की भी स्कूल का पोशाक पहन करके खेत में काम करती है, देश का विकास नजर आता है। स्कूल के अंदर हर तरह की सुविधा आज मिल रही है। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्षधर नहीं। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में जब मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, उन्होंने कहा था कि पढ़ाई पर किया गया खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। तो जो माता पिता आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए सरकार काम कर रही है। आज क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से काफी स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं। ये सारा विकास है सर, यही मॉडल है विकास का, और इसी पर सरकार बनती है, इसी पर जनता वोट देती है। यानी आप सीधा सीधी नहीं कहेंगे, घुमा फिरा करके आप यही कहेंगे कि बिहार में फिर से डबल इंजन की ही सरकार चलेगी। देखिए, आम जनता का अगर सहानुभूति इसके साथ है तो किसकी सरकार बनेगी, आप ही बताइए। देखिए, कांग्रेस के एक लीडर है, आप जान रहे हैं, भागलपुर के हैं और गंगा से बहुत हद तक प्रभावित भी रहे, शाहीन अनवर साहब। उनसे बातचीत हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि इस बार सफाया हो जाएगा। आप इस सिलसिले में क्या है? देखिए सर, शाहीन भाई हमसे बड़े हैं, बड़े भाई हैं हमारे वो, और पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। आज अगर उनको कांग्रेस ने ये पद दिया है कि उनको ये बात ही बोलना है, तो वो ये कैसे बोलेंगे? अगर आप नारंगी के अंदर से आम का स्वाद निकालना चाहेंगे तो होगा। शाहीन भाई कांग्रेस की ही बात कह करेंगे ना। अब मान लीजिए जो राजद वाले होंगे वो राजद की बात करेंगे, लेकिन अल्तमस बिहारी को पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता। मैं इतना चाहता हूँ, जिस सरकार में हमारे मुसलमानों का विकास हो, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, मैं जिस धर्म को मानता हूँ, हमारे देश का विकास हो, क्योंकि मैं देश का नागरिक हूँ। देश का विकास, समाज का विकास और सर्वांगीण विकास, जहां दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अग्रणी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, सारे लोग लाभान्वित हों, सारे लोग बढ़े, तभी देश का जो है उन्नति होगा। और जब देश का उन्नति होगा तो हमारी भी उन्नति होगी, आपकी भी उन्नति होगी। तो जनाब, ये थे अल्तमश बिहारी साहब, जिन्होंने अपनी बातें दिल खोल कर कही और बताया कि क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या उनका संगठन कर रहा है और आगे क्या क्या करने का इरादा है। तो हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने अच्छे आदमियों के इंटरव्यू को लेकर के, अच्छी शख्सियत के इंटरव्यू को लेकर के और ताजा समाचार के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।